प्यारे साथियों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम विविध एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो इसके एग्जाम्पल्स बच गए हैं 33, 34, 35, 36, शायद कहाँ तक है, जितने भी हैं उतने सारे एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 33 है, 4 डिब्बों में रंगीन गेंदें निम्न सारणी में दर्शाए गए तरह से आवंटित की गई हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमें डिब्बे दे रखे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और इधर रंग दे रखा है कि फर्स्ट डिब्बे में काले रंग की 3 गेंद है। ये फर्स्ट डिब्बे की सारी गेंदें दे रखी हैं कि फर्स्ट डिब्बे में काले रंग की 3 गेंद, सफेद की 4, लाल की 5 और नीले की 6 है। ठीक है, इसी तरह से सेकंड डिब्बे में काले की 2, सफेद की 2, लाल की भी 2 और नीले की भी 2। थर्ड डिब्बे में काले रंग की 1, सफेद की 2, लाल की 3 और नीले रंग की 1 है। चौथे डिब्बे में काले रंग की 4 है, सफेद रंग की 3 है, लाल रंग की 1 है और नीले रंग की 5 है। ठीक है, ये तो हो गए सारणी। अब एक डिब्बे को यादृच्छिक चुना गया, फिर उसमें से एक गेंद निकाली गई। यदि गेंद का रंग काला है, देखो डिब्बा कोई सा भी चुनो, कॉमन घटना क्या है, गेंद का रंग काला है, जो निकाली गई गेंद है वो काले रंग की है। ठीक है, सीधी सी बात है। ये क्वेश्चन कहां से आ रहा है, बेज प्रमेय या संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से। ठीक, अब अगर ये पूछ लेता कि चुनी गई गेंद के काले रंग की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो ये संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। लेकिन अब ये क्या कह रहा है, यदि गेंद का रंग काला है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद को डिब्बा थर्ड से निकाला गया, रिवर्स में चल रहा है, पीछे गया वापस, तो ये बेज प्रमेय से है। ठीक है, तो ये 4 घटनाएं होगी डिब्बा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चुनने की। ये तो घटनाएं हो गई 4, E1, E2, E3, E4। और कॉमन घटना ए, इसमें कॉमन घटना होती है, तो कॉमन घटना ए ये क्या हो जाएगी, देखो डिब्बा कोई सा भी चुनो, चुनी गई गेंद का रंग कैसा है, लाल, सॉरी काला है, काले रंग की गेंद चुनी गई है, तो ये कॉमन घटना हो गई। ओके, तो देखिए भाई, माना घटना E1, डिब्बा फर्स्ट का चुनाव, घटना E2, डिब्बा सेकंड का चुनाव, घटना E3, डिब्बा थर्ड का चुनाव, घटना E4, डिब्बा फोर्थ का चुनाव। ठीक है, अच्छा, एवं घटना ए, ये कॉमन घटना है, इनके संगत घटना क्या है, निकाली गई गेंद काले रंग की है। ठीक है, निकाली गई गेंद का रंग काला है। अब देखो भाई, डिब्बा फर्स्ट का चुनाव, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, टोटल 4 ही डिब्बे अपने पास। तो पहला डिब्बा चुनने की प्रायिकता P1 क्या होगी, 1/4। ऐसे ही P2 की वैल्यू भी 1/4 हो जाएगी, है ना। 4 डिब्बे ही तो हैं और सारों के चुनने की प्रायिकता बराबर ही होती है जब तक कि कुछ अलग से ना कहा जाए। और P4 बराबर 1/4। ठीक, अब किसकी जरूरत है, देखो E3/A की वैल्यू ज्ञात करनी है, डिब्बा थर्ड है ना, E3/A की ज्ञात करनी है, तो PA/E1, A/E2, A/E3, A/E4 की वैल्यू चाहिए। A/E1 का मतलब बताओ पहले, मतलब क्या है, बटा E1, मतलब E1 घटना घटित हो गई, उसके बाद A के घटित होने की प्रायिकता। तो E1 क्या है, फर्स्ट डिब्बा। ठीक है, फर्स्ट डिब्बा हमने चुन लिया, उसके बाद काले रंग की गेंद निकालने की प्रायिकता याद करनी एक तरह से। ठीक है, तो डिब्बा फर्स्ट से काले रंग की गेंद चुनने की प्रायिकता PA/E1। अब पहले डिब्बे में देखो टोटल कितनी है, 4, 3 और 4, 7 और 5, 12 और 6, 18, और काले रंग की कितनी है, 3, तो यह आ जाएगी 3/18। ठीक है, डिब्बा सेकंड से काले रंग की गेंद चुनने की प्रायिकता PA/E2। सेकंड डिब्बे में काली कितनी है, 2, और टोटल कितनी है, 8, तो 2/8। ओके, डिब्बा थर्ड से काले रंग की गेंद चुनने की प्रायिकता
पी ए बटा E3, 1 बटा, देखो एक तो है काली और टोटल कितने, 1 और 2, देखो 1 और 2 3 और 3 6 1 7, तो 1/7, ठीक। और डिब्बा फोर्थ से काले रंग की गेंद चुनने की प्रायिकता पी ए बटा E4, तो ये कितनी हो जाएगी, चौथे डिब्बे में काले रंग की है 4 और टोटल है 4 3 7 और 1 8 और 5 13, तो 4/13, ठीक है। ये इस तरह से होगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद को डिब्बा थर्ड से निकाला गया, मतलब PE3/A ज्ञात करना है, ठीक है। यदि गेंद काले रंग की है तो थर्ड डिब्बे से निकाले जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको मिटा देते हैं हम। तब बेज प्रमेय से PE3/A, ओके। तो ऊपर क्या रहेगा, PE3 PA/E3, PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2 प्लस PE3 PA/E3 प्लस PE4 PA/E4, ओके। तो वैल्यू रख दो सबकी, PE3 इनकी तो सबकी कितनी है, 1/4 1/4 थी, 1/4 PA/E3 1/7, ठीक है। 1/4 3/18 प्लस 1/4 2/8 प्लस 1/4 1/7 प्लस 1/4 4/13, तो 1/4 तो यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा कॉमन आकर, है भाई। इनको भी मिटा देते हैं अब तो, 3/18 2/8 1/7 4/13, ठीक है। क्या है, भूल चूक लेनी देनी यार, गलती हो जाए अभी, क्या पता पहले ही मिला लो, हैं पूरी मेहनत बेकार हो जाए। तो PE3/A अपने पास आ जाएगा, देखो 1/4 इंटू 1/7, 1/4 यहां से आप लोग कॉमन ले लो, ठीक है। तो 3/18 2/8 1/7 और 4/13, ठीक है। 1/4 तो कट जाएगा और देखो इनका वही लघुत्तम कितना आएगा, यार ये तो बड़ा ही भयंकर मान आ रहा है? तो डायरेक्ट आप लोग करते रहना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं PE3/A, है ना। कैलकुलेशन में आपको ऐसा लगेगा वीडियो की टाइमिंग बढ़ाने के लिए सर कर रहे हैं, है ना, तो आप लोग करते रहना। इसकी वैल्यू आएगी 0.165, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ओके। एग्जाम्पल नंबर 34 है, द्विपद बंटन B4 1/3 का माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दिया गया बंटन है, बंटन हमें क्या दे रखा है, B4 1/3, ओके। तो यहां आपको पहले बता रखा है कि बंटन में ये जो पहली वाली संख्या होती है ये तो होती है परीक्षणों की संख्या, किससे है, बर्नौली प्रमेय से है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो परीक्षणों की संख्या n बराबर ये तो है 4, ठीक है। और सफलता की प्रायिकता P बराबर ये है 1/3, इसलिए असफलता की प्रायिकता Q बराबर 1 - P इक्वल टू 1 - 1, ओ तेरी, चलो इसके लड़ाए
1 माइनस 1/3, तो Q की वैल्यू आ जाएगी 2/3। N का आ गया, P का आ गया, Q का आ गया, तो X की वैल्यू क्या होंगी? देखो इनका माध्य ज्ञात करने के लिए क्या है, X हमें अलग से नहीं दिया गया, इसका मतलब X क्या होंगे? 0 1 2 3 4, ठीक है। एवं स्मॉल x बराबर 0 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो x माध्य 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 के लिए x1 p1, x2 p2, x3 p3, x4 p4, x5 5 5 वैल्यू है, ठीक है। अब इनकी संगत प्रायिकताएं, अब इनकी संगत प्रायिकताएं, इनकी प्रायिकताएं ज्ञात कर लो, फिर इनका वो प्रायिकता बंटन ज्ञात करके फिर माध्य ज्ञात कर लेंगे। तो px बराबर 0, ठीक है। तो क्या होगा? 4c0, मतलब एक तरह से ये दोनों है ना, ये मतलब 13.4 और 0.5 दोनों में से मिक्स हो रखा है क्वेश्चन। सोल्व तो हमें बर्नौली प्रमेय से करना है इसको शुरू में, फिर माध्य भी लगाना है, ठीक है। तो 4c0 p क्या है? 1/3 की पावर 0 और 2/3 की पावर 4 - 0, ठीक है। तो 4c0 की वैल्यू तो आ जाएगी 1 और इसकी भी 1, और 2/3 2 की पावर 4 मतलब 16/3 9 9 81। तो अपने पास px बराबर 0 आ जाएगा, कैपिटल X लिख लो इसको, 16/81, ठीक। px बराबर 1, परीक्षणों की संख्या n बराबर तो 4 है ही, तो 4c1 p की वैल्यू 1/3 की पावर 1 और 2/3 की पावर 4 - 1। 4c1 इसकी वैल्यू तो वैसे 4 ही होगी, लेकिन फिर भी करना चाहो तो कर लो, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 - 1, ओके। और 1/3 की पावर 1 और ये 2/3 की पावर 3। तो यहां से भैया अपने पास आ जाएगा, देखो मैं सोल्व कर लेता हूं फिर इनको सीधा लिखते जाऊंगा। फैक्टोरियल 4 को 4 इंटू फैक्टोरियल 3 लिख लें, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू तो 1 ही होती है, और यहां से फैक्टोरियल 3 लिख लो, और ये 1/3 और ये 2 की पावर 3 का मतलब 8 और 3 की पावर 3 का मतलब 27। फैक्टोरियल 3 से 3 कट जाएगा और कुछ कट नहीं रहा, तो 8 चौक 32/81। तो ये आ जाएगा 32/81। मैं यहाँ इसको काट पीट कर 32/81 यही लिख देता हूँ, है ना भाई, जगह की कमी रहेगी अपने पास। 32/81, ठीक है भाई। px बराबर 2, 4c2 p की वैल्यू p क्या है? 1/3, 1/3 की पावर 2 और 2/3 की पावर 4 - 2। तो 4c2 फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 - 2, ओके। ये 1/9 हो जाएगा और ये 2/3 की पावर 2 हो जाएगा, है ना। तो फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, सॉरी 3 भी नहीं 2 तक लिखना पड़ेगा, फैक्टोरियल 2 ये नीचे, तो फैक्टोरियल 2, और इस फैक्टोरियल 2 को तो 2 गुणा 1 लिख लो, और यहां से फैक्टोरियल 2 फिर से होगा, तो 1/9 और ये 4/9 हो जाएगा, ठीक है। फैक्टोरियल 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 टाइम्स 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2 से 4 2 बार आउट, ठीक है। तो देख लो भाई, 4 दूनी 8 तो यहां से, और 9 तिया 27 ये रहेगा भाई, तो 8/27 ही हो जाएगा, हाँ भाई। आठ बटा 27। px बराबर 3, 4c3 1/3 रेज टू पावर 3 और 2 रेज टू पावर 4 - 3, ओके। तो ये इसकी वैल्यू तो वैसे 4 होगी, कर लेना आप लोग, है ना, बार बार आ रहे हैं, कितना करें इनको। 1/27 और ये 2/3 की पावर 1 ही रहेगी, तो 2/3 ही है, तो 8/81 आ जाएगा, ठीक है। तो 8/81,
और पी एक्स बराबर 4, ये और वैल्यू याद कर लो। 4c4 1/3 और 2/4 तो ये 1 और 1/81 और इसकी वैल्यू, ये पावर 0 होगी तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1/81 ये हो जाएगा। ठीक है, 1/81। ठीक, इसलिए प्रायिकता बंटन देख लो अब। इसलिए प्रायिकता बंटन एक्स पी एक्स 0 1 2 3 4। 0 पर कितनी है 16/81, 1 पर कितनी है 32/81, 2 पर कितनी है 8/27, 3 पर कितनी है 8/81 और 4 पर कितनी है 1/81। पहले इनको जोड़कर देख लो, इन सब प्रायिकताओं का मान योग 1 आ रहा है क्या। देखो एलसीएम अगर 81 लेंगे तो 16 और 32, 16 दूना 32, 16 तिया 48 और 27 तिया 81 तो 8 तिया 24। 48 और 24 कितना हो जाएगा भाई, 48 और 32, देखो 24 और 8 32, 80 और 1 81, 81/81, ये तो सही आ रहा है अपना। ठीक है, अब देखो इसलिए माध्य म्यू क्या होता है, x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस डैश डैश डैश। कितने मान है यहां पर अपने पास, टोटल 5 मान है, x5 p5। ठीक है, अब x1 कितना है 0 इंटू p1 कितना है 16/81 प्लस 1 इंटू 32/81 प्लस 2 इंटू 8/27 प्लस 3 इंटू 8/81 प्लस 4 इंटू 1/81। ओके भाई, 81 आ जाएगा एलसीएम, तो ये तो 0, इसको तो खत्म करो। 32 प्लस 27 आ जाएगा, 27 का भाग 81 में 3 बार, तो 16 को 3 बार गुणा करें, 16 दूना 32, 16 तिया 48 प्लस 81 का भाग 81 में 1 बार, तो 8 तिया 24, ऐसे कैसे रह जाएगा। 81 का भाग 81 में 1 बार, तो 4 एकम 4, ऐसे कैसे रह जाएगा। तो 32 और 48 ये तो हो गया 80, 80 104 और 4 108, 108/81। अब देख लो किसी से कट रहा है क्या, 3 से कट रहा है, पहले तो 3 से काट लो, वैसे तो और भी कट रहा है पर पहले 3 से काट लो। ठीक है, 3 से कटेगा तो 36 बार है ना, और ये 3 से कटेगा तो 27 बार, फिर से 3 से कट रहा है तो 12 तिया 36 और ये तो पहले से ही बहुत ज्यादा से कट रहा था, 9 तिया 27, फिर से 3 से कट रहा है तो 4/3। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास, तो 4/3 ये किससे कट रहा था 27, हाँ 27 से ही कट रहा था, 27 तिया 21 27 हो गया। ठीक है, 4/3 ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, हमें आसमां ने भेजा इस जहान में, जाओ एक दूजे से प्यार करो। एग्जाम्पल नंबर 35 देखिए, एक निशानेबाज के लक्ष्य भेदन की प्रायिकता 3/4 है। ओके, वह कम से कम कितनी बार गोली चलाए कि लक्ष्य को कम से कम एक बार भेदने की प्रायिकता 0.99 से अधिक हो। देखो अगर लक्ष्य भेदन को सफलता माना जाए तो सफलता की प्रायिकता यहां होगी 3/4, तो यहां से असफलता की प्रायिकता याद कर लेंगे। अब सुनिए, अभी तक हमें प्रायिकता याद करनी होती थी, लेकिन अब की बार प्रायिकता 0.99 से अधिक ये देकर हमें परीक्षणों की संख्या पूछे कि कम से कम कितनी बार गोली चाहिए, वो भी कम से कम। ठीक है ना, तो यहां पर अब की बार जो NCX, वो n रहता है ना n, ठीक है, वहां पर C के ऊपर उस n की वैल्यू पूछी है इसने। ठीक है, तो यहां क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, समझ लीजिए इसको अच्छे से, है ना, और क्वेश्चन भी अच्छा है, वैसे आपको आना भी चाहिए। ठीक है ना, हर प्रकार से इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी और NCERT के लिए भी। ठीक है, तो यदि लक्ष्य भेदन को सफलता माना जाए तब सफलता की प्रायिकता
P बराबर 3/4, इसलिए असफलता की प्रायिकता Q बराबर 1 माइनस P बराबर 1 माइनस 3/4 बराबर 1/4। ठीक है, परीक्षणों की संख्या तो वो n ही होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमें ज्ञात करनी है। परीक्षणों की संख्या बराबर n। ठीक, अब ये कह रहा है कि कम से कम कितनी बार गोली चलाए कि लक्ष्य को कम से कम एक बार भेदने की, लक्ष्य को कम से कम एक बार, लक्ष्य को कम से कम एक बार भेदने की प्रायिकता कितनी है? 9 से अधिक है, ग्रेटर देन 0.99। ठीक है, उससे अधिक है। ठीक है, यहां इक्वल टू नहीं आएगा 0, तो कम से कम एक बार मतलब पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0.99। अब x का मान 1 से बड़ा या बराबर तो हमें नहीं पता कहां तक लेना है, 2 3 4 5, तो पता तरीका तो पता है ना ऐसे क्वेश्चंस को करने का। तो 1 माइनस पी एक्स इक्वल टू 0। एक या एक से बड़े जितने भी मान अगर ज्ञात करने हैं तो उसमें एक में से x बराबर 0 वाली वैल्यू घटा दो, क्योंकि सारी प्रायिकताओं का योग 1 होता है, तो 0 वाली को घटा दो, बाकी सारी आ जाएंगी, जितनी भी होगी हमें क्या पता, ग्रेटर देन 0.99। ओके, अब आप इसको इधर ले लीजिए, इसको इधर ले लीजिए, मतलब पक्षांतरण कर लीजिए। ठीक है, तो P माइनस पी एक्स बराबर 0 ग्रेटर देन 0.99 माइनस 1, और 1 के आगे घटाने के लिए 0.00, तो ये माइनस पी एक्स बराबर 0 क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0.01। ओके, और वो भी माइनस का। ठीक है, अब दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर दो। ओके, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर, अब सुन लीजिए, यहां पर गुणा ही नहीं करना, थोड़ा सा इस चीज का ध्यान भी रखना होगा कि भाई ये कोई समीकरण नहीं है, बराबर नहीं चल रहा, ये असमीका है। ठीक है ना, तो अगर असमीका में माइनस से गुणा करते हैं ना, तो असमीका का चिन्ह बदल जाता है। क्या हो जाता है? चिन्ह बदल जाता है। जो ग्रेटर देन होता है वो लेस देन हो जाता है, और जो लेस देन होता है वो ग्रेटर देन हो जाता है। थोड़ी देर एग्जांपल बता देता हूं मैं, ठीक है ना, इसको छोड़िए, इसमें पता नहीं चल रहा। चलो, 0 माइनस 2 से बड़ा होता है, और अगर माइनस से गुणा करेंगे तो ये 0 तो 0 ही रहेगा, और माइनस 2 हो जाएगा प्लस। अब कौन सा बड़ा है भाई? 2 बड़ा है कि नहीं? तो माइनस से गुणा करने पर असमीका का चिन्ह बदल जाता है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है ना, और दूसरी बात ये और बता देता हूं कि व्युत्क्रम लेने पर भी चिन्ह बदल जाता है। जैसे 1 और 10 में से कौन सा बड़ा है? 10 ही बड़ा है, और व्युत्क्रम लेंगे मतलब उल्टा ले लेंगे तो 1/1 और 1/10। अब कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 ही है और इसकी वैल्यू 0.1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये बड़ा हो जाएगा अब की बार। तो व्युत्क्रम लेने पर और माइनस से गुणा करने पर असमीका का चिन्ह बदल जाता है, इस चीज का ध्यान रखना मेरे भाई। तो माइनस से गुणा करने की तो क्या हो जाएगा? पी एक्स इक्वल टू 0, यहां ग्रेटर देन था तो लेस देन हो जाएगा 0.01। ठीक है, अब इसका मान रख दीजिए, वही NC0, P कितना था? 3/4, उसकी पावर 0 और 1/4 की पावर n-0। ठीक है, लेस देन, इसको क्या कर ले? 1/100 कर लो, 0.01 को। ओके, तो इसकी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, और 1/4 की पावर n हो जाएगा, लेस देन 1/100। ठीक है, अब पुनः व्युत्क्रम 1/4 की पावर n लेस देन 1/100। ठीक है, अब फिर से व्युत्क्रम ले लो, आप फिर से क्या व्युत्क्रम ही ले लो, फिर से पहले कहां लिया था व्युत्क्रम? पहले तो हमने माइनस से गुणा किया था। तो व्युत्क्रम लेने पर, व्युत्क्रम व्युत्क्रम लेने पर 4n, असमीका का चिन्ह बदल जाएगा, अभी तो बताया था आपको। तो जो लेस देन है वो ग्रेटर देन हो जाएगा 100। ठीक है, अब हमें बताइए कि n का मान ऐसे क्या रखें? n का मान ऐसे क्या रखें कि 4 की पावर n है उसका मान 100 से बड़ा हो। ठीक,
n का मान ऐसा क्या रखें कि उसका मान 100 से बड़ा हो। देखो n का मान अगर 1 रखेंगे, 1 रखने का मतलब एक बार गोली चलाता है, ये है उसका मतलब। तो 4 100 से बड़ा होगा क्या? n का मान 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 की पावर 2 मतलब 16 होगा। वो 100 से बड़ा होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है ना। तो 3 रखेंगे तो 64 आएगा, वो भी नहीं होगा। 4 रखेंगे तो कितना होगा? 64, 4 4 चौक 16, 6 चौक 24 और 1 256, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 100 से। तो कम से कम 4 5 6 जितना भी रखोगे फिर तो बड़ा ही होता जाएगा। मतलब कम से कम 4 बार गोली चलानी नहीं होगी, मतलब n का मान हमें कम से कम 4 रखना होगा। और इसका मतलब क्या है कि निशानेबाज को कम से कम 4 बार गोली चलानी होगी। यह तभी सत्य होगा, इधर लिख देता हूं मैं, है ना। इसके बाद लिखना है वैसे ही, ठीक है। यह तभी सत्य होगा, यह तभी सत्य होगा जबकि n ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अतः निशानेबाज को कम से कम 4 बार गोली चलानी होगी। ओके, ये आपका फाइनल आंसर। ओके, ये वाला। बागामा जब मोर बोले। एग्जाम्पल नंबर 36 देखिए। ए और बी बारी बारी से एक पासे को उछालते हैं जब तक कि उनमें से कोई एक पासे पर 6 प्राप्त कर खेल को जीत नहीं लेता, ठीक है। यदि ए खेल को शुरू करे तो उनके जीतने के क्रम से प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक। 6 आ जाता है ना तो खेल खत्म। और वो कैसे शुरू करते हैं, ए शुरू कर रहा है तो ए के अगर 6 आ गया तो खेल वहीं खत्म, ठीक है। फिर अगर ए के 6 नहीं आता है तो बी उछालेगा पासे को, और बी के अगर 6 आ जाता है तो खेल खत्म। और अगर बी के 6 नहीं आता है तो फिर से ए का नंबर आएगा, ठीक है। और ए के आ जाता है तो खेल खत्म, और बी अगर नहीं आता है तो फिर बी उछालेगा, बी के आ जाता है तो खेल खत्म, नहीं आता है तो फिर से ए उछालेगा। ऐसे करके जब तक 6 नहीं आता तब तक खेलते जाते हैं, खेलते जाते हैं, और जो ही आता है खत्म खेल, ठीक है। अब सुनिए, अगर 6 आने को, देखो 6 आने को सफलता मान लो और न आने को असफलता, ठीक है ना। पहले तो इसका काम खत्म करते हैं। तो जब तक कि उनमें से कोई एक पासे पर 6 प्राप्त कर ले, ठीक है। मान लीजिए, माना सफलता को सक्सेस, है ना, सफलता को एस, और एस का मतलब 6 आना, 6 प्राप्त होना। एक तरह से ये मान लो आप लोग, सफलता किससे व्यक्त कर रहे हैं, 6 प्राप्त होने को, 6 प्राप्त होना, ओके। सफलता को एस तथा असफलता को एफ, 6 नहीं आना से व्यक्त किया जाए तब सफलता की प्रायिकता, 6 आने को ही मान रहे हैं, सफलता की प्रायिकता PS 1/6, और असफलता को एफ, एफ मतलब फेल्योर, ठीक है। एवं असफलता की प्रायिकता PF 1 - 1/6 मतलब 5/6। अब देखिए भाई, ए के जीतने की प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं हम, ओके। ए के जीतने की प्रायिकता, फिर बी की ज्ञात कर देंगे, एक में से एक को घटाकर, या फिर अलग से कर लेना, जैसे भी। ए के जीतने की प्रायिकता, तो भाई ए के जीतने की संभावनाएं कब कब है, पहली बारी में। फिर अगर नहीं आता है तो बी खेलेगा, है ना। फिर बी के नहीं आता है तो ए की आएगी, हम एक ही बात कर रहे हैं। ए कब कब आएगा, पहली बार में, फिर दूसरी बार में तो बी का नंबर आएगा, फिर तीसरी बार में फिर से ए का नंबर आएगा,
फिर ए का अगर ए अगर नहीं जीतता है तो चौथी बार में तो बी का आएगा, है ना। फिर बी नहीं जीतता है तो ए का पांचवी बार में आएगा, है ना। फिर मतलब ये पांचवा क्या है, पहली बार भी असफलता, दूसरी बार भी असफलता, तीसरी बार भी असफलता, चौथी बार भी असफलता, फिर पांचवी। क्योंकि अगर सफल हो गए तो फिर तो खेल ही खत्म, ठीक है ना। तो ए के जीतने की प्रायिकता, ए पहली बार में जीत सकता है। तो PS 1/6। ए का ए की फिर से पुनः पुनः लिखिए, पुनः पुनः ए की पुनः बारी तभी आएगी जबकि बी भी हार जाएगा, ठीक है। अर्थात ए के तीसरी बार में जीतने की संभावना, तो वो क्या होगी, PFFS। ये होगी इसका मतलब, पहली बार में ए हार जाता है, बी भी हार जाता है, तभी तो ए का नंबर आएगा फिर से, है ना। तो PFPS, ठीक। अब कोई कह रहा होगा सर चौथी पांचवी बार, तो वो भी करेंगे भाई, वो भी करेंगे। PF पहली बार हारने की प्रायिकता संभावना 5/6, 5/6 और 1/6, ठीक है। तो 5/6 का स्क्वायर इंटू 1/6। अब एक का फिर से नंबर कब आएगा, जब पहली बार में हार जाए, दूसरी बार में हार जाए, तीसरी बार में ए फिर से हार जाए, चौथी बार में बी भी हार जाए, फिर पांचवी बार में नंबर आएगा, ठीक है। इसी प्रकार पांचवी बार में ए के जीतने की संभावना बराबर क्या होगी, PFFFS। पहली बार भी हारे, दूसरी बार भी हारे, तीसरी बार भी हारे, चौथी बार भी हारे, फिर पांचवी बार में आएगा, ठीक है। PF 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 PS। तो 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6, तो यह आ जाएगा 5/6 की पावर 4 इंटू 1/6, ठीक है। इस प्रकार ए के जीतने, देखो बार बार अब करेंगे नहीं, 3 हो गए, 3 पद बहुत हो गए, ठीक है। तो इधर मिटा लेते हैं इसको। इस प्रकार ए के जीतने की प्रायिकता PA PS PFFS प्लस PFFFS डैश डैश डैश, ओके। तो PS मतलब 1/6 प्लस 5/6 का स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 5/6 की पावर 4 इंटू 1/6 प्लस डैश डैश डैश, ओके। तो ये क्या बन रही है, एक तरह से ये अनंत जीपी बन रही है। डैश 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 पता नहीं कहां तक गेम चलेगा, ये तो चलता ही जाएगा, किसी के भी 6 ना आए, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, तो अनंत काल तक चलेगा। अनंत जीपी बन रही है यहां पर, अनंत काल का मतलब यहां पर देखिए अब ये श्रेणी कौन सी बन रही है, 1/6 पद किस में है, ये जो भी अनंत काल में चल रहे हैं वो पद किस में है वो देख लीजिए। तो पहला पद क्या है 1/6, दूसरा देखो 1/6 का इसमें भाग देंगे तो 1/6 तो कट जाएगा, ये बचेगा। अब इसका इसमें भाग देंगे तो देखो 1/6 तो ये कट जाएगा, और 5/6 का स्क्वायर का 5/6 की पावर 4 में देंगे तो 5/6 का स्क्वायर फिर से बचेगा। तो एक तरह से सारो अनुपात 5/6 का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। यह एक अनंत जीपी है, यह एक अनंत जीपी है जिसका
प्रथम पद a बराबर 1/6 और सार्वनुपात r बराबर a2/a1 5/6 का स्क्वायर इंटू 1/6/1/6। ये 1/6 तो कट जाएगा, 5/6 का स्क्वायर मतलब 25/36। ये आर आ गया। ठीक है। तब अब चूंकि हम जानते हैं कि अनंत जीपी के पदों का योग, अनंत जीपी, चूंकि अनंत जीपी का योग, अनंत जीपी का योग एस इन्फिनिटी a/1 माइनस आर। तो a क्या है 1/6, 1 माइनस आर क्या है 25/36। तो 1/6 36 एलसीएम आ जाएगा, 36 माइनस 25। तो 36 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा। तो 1 गुणा 36, 6 गुणा ये कितना हो जाएगा 11। तो ये 6 बार कट जाएगा। तो पी ए की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 6/11। ठीक है। तो जितनी संभावना ए की है जीतने की, उसको एक में से घटा दो, क्योंकि गेम दोनों के बीच ये तो हो रहा है, ए और बी के बीच में। ठीक है। तो दोनों की प्रायिकताओं का योग 1 के बराबर होगा, तो उसको 1 में से घटा देंगे तो बी के जीतने की संभावना आ जाएगी। इसलिए बी के जीतने की प्रायिकता पीबी इक्वल टू 1 माइनस पी ए कितना हो जाएगा 1 माइनस 6/11। तो ये आ जाएगा 5/11। ठीक है भाई। और अगर केवल बी का पूछता, डायरेक्ट मान लो ए का नहीं पूछता, बी का पूछता, तो बी के जीतने की संभावना क्या होती देखो, पीबी। अगर मान लो ए का ज्ञात नहीं करवाता और सीधा हमें बी के लिए ही पूछता, 6/11 5/11, तो जैसे पीबी के लिए वैसे करते तो क्या होता पी एफ एस, मतलब ए हारेगा तब बी जीतेगा। फिर बी की बारी कब आएगी, ए हारेगा, फिर बी हारेगा, फिर ए हारेगा, फिर बी। ठीक है। प्लस ए हारेगा, बी हारेगा, ए हारेगा, बी हारेगा, ए हारेगा, फिर बी जीतेगा, ऐसे करके। ठीक है। ऐसे करोगे तो भी 5/6 आएगा। ओके। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 36। एग्जाम्पल नंबर 37 देखिए। यदि एक मशीन समुचित ढंग से स्थापित की जाती है तो यह 90% स्वीकार्य वस्तु उत्पादित करती है। अगर सही ढंग से स्थापित कर रखी है तो इसकी वर्किंग एफिशिएंसी कितनी होगी 90% होगी। ठीक है। अच्छे से काम करेगी 90%, 10% तो फिर भी गड़बड़ हो सकती है। यदि यह समुचित ढंग से स्थापित नहीं की जाती है, मतलब उसकी स्थापना, इसका फाउंडेशन ही अच्छे से नहीं है, तो 40% ही स्वीकार्य वस्तु बनाती है। स्वीकार्य वस्तु का मतलब जो काम की है। ठीक है। बाकी 60% वस्तुएं वो खराब ही बनाती है। इसकी वर्किंग एफिशिएंसी केवल 40% होगी अगर सही ढंग से स्थापित नहीं की गई है तब। पूर्व अनुभव यह दर्शाता है कि मशीन स्थापन 80% समुचित है ना। अभी मशीन स्थापन कितना है 80% समुचित है। इसका मतलब 20% समुचित नहीं है। ठीक है। यदि एक निश्चित स्थापन के बाद मशीन 2 स्वीकार्य वस्तु उत्पादित करती है, क्या कह रहा है, यदि एक निश्चित स्थापन के बाद मशीन 2 स्वीकार्य वस्तु उत्पादित करती है तो मशीन की समुचित ढंग से स्थापित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो देखिए भाई क्या कह रहा है, देखो दो, ये एक तरह से कहां से है क्वेश्चन, पहले समझ लो इसको। ये बेज प्रमेय से है, मतलब 2 घटनाएं होंगी कि मशीन स्थापन समुचित है या समुचित नहीं है। ठीक है। तो समुचित है वो तो कितना है 80% और समुचित नहीं है वो 20%। ठीक है। ये हो जाएंगी P1 और P1 और E2 घटनाएं। तो P1 80/100 और P2 20/100। ओके। अब ए घटना क्या है, ए घटना है कि 90% स्वीकार्य वस्तु, स्वीकार्य वस्तु की बात हो रही है कि कितना प्रतिशत वस्तुएं स्वीकार्य हैं। तो 90% तो कब है, जब वो समुचित ढंग से स्थापित है। तो 90/100। अब यहां पर देखो 2 वस्तुओं की बात हो रही है, उत्पादित वस्तुएं कितनी है 2। तो 90/100 इंटू 90/100 PA/E1 का मान होगा। और PA/E2 का कितना होगा 40% स्वीकार्य वस्तु बनाती है अगर समुचित ढंग से स्थापित नहीं है तब। तो ये होगा 40/100
40/100। अब पूछा क्या है, तो मशीन की समुचित ढंग से स्थापित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। Pe1/A पूछा है, ठीक है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, माना घटना E1 मशीन समुचित ढंग से स्थापित नहीं है, और घटना E2 मशीन समुचित ढंग से स्थापित है। तो P एवं घटना, ये भी लिख लीजिए साथ साथ, एवं घटना ए मशीन स्वीकार्य वस्तु उत्पादित करती है। वो देखो, समुचित ढंग से स्थापित हो या न हो, बात किसकी हो रही है कि वस्तुएं स्वीकार्य हैं, है ना। अब एक केस में तो 90% है और दूसरे केस में 40% ही है, ये अलग बात है, ठीक है। इसलिए P1 कितनी है, कितनी प्रतिशत टाइम मशीन समुचित ढंग से स्थापित रहती है? 80%, 80/100, तो यह हो जाएगा 8/10। एवं P2 1 - P1, अगर स्थापित है और नहीं है तो 1 - 8/10, मतलब 2/10 P2 की वजह। PA/E1, A/E1 का मतलब है कि मशीन समुचित ढंग से स्थापित है, उसके बाद स्वीकार्य वस्तु, तो वो कितनी होगी? 90%, ठीक है। समुचित ढंग से स्थापित होने पर स्वीकार्य वस्तु उत्पादित करने की प्रायिकता PA/E1 90/100 इंटू 90/100, क्योंकि दो वस्तुएं हैं यहां पर, तो 0 0 0, तो 9 9 81/100, ठीक है। और समुचित ढंग से स्थापित न होने पर एवं समुचित ढंग से स्थापित न होने पर स्वीकार्य वस्तु उत्पादित करने की प्रायिकता PA/E2, ये कितनी है? 40/100, 40/100, 0 0 0, 16/100। तब बेज प्रमेय से, तब बेज प्रमेय से P, क्या पूछा था इसने? तो मशीन की समुचित ढंग से स्थापित होने की प्रायिकता E1/A, P1 PA/E1, P1 PA/E1 प्लस P2 PA/E2। तो P1/A, P1 8/10, PA/E1 कहाँ मर गया? 81/100, 8/10 इंटू 81/100 प्लस 2/10 इंटू 16/100। तो देखो भाई, 8 × 8 = 8 = 64 बटा
1000 तो ऊपर रहेगा और नीचे भी एलसीएम 1000 ही आ रहा है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सीधा कर लो 648 प्लस 16 दूना 32, 1000 से 1000 कट जाएगा, है ना। तो 648 बटा 648 और 32 680 कट रहा है, देख लो काट लो। 4 से तो कट ही रहा है, 4 से कट रहा है, पहले 4 से काट लो बेबी। कितना, 4 एकम 4, है ना। मैं सीधा लिख देता हूँ यार जो भी है, क्योंकि आपको ये कैलकुलेशन है ना, ये पार्ट आपको ऐसा लगता है कि वीडियो टाइमिंग बढ़ाने की प्लानिंग चल रही है। 0.95 ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।